हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आ गए हम फिर अपना नया पार्ट लेकर, और जो लेकर आए हैं वो है हमारी कक्षा 5 की बुक रिमझिम। तो इस रिमझिम बुक का पार्ट है 6 और नाम है चिट्ठी का सफर, जो हमारी गद्य साहित्य की विधा लेख में लिखा गया है। अब ये विधा क्या होती है अब तक आप लोग समझ चुके होंगे, क्योंकि हम हर पाठ में आपको बताते आ रहे हैं कि विधा क्या होती है। तो ये किस में लिखा गया है? ये एक लेख विधा में लिखा गया है पाठ। तो चलिए इस पाठ में हम क्या देखेंगे कि चिट्ठी का सफर कैसा रहा, चिट्ठी कैसे कैसे हम लोग तक पहुंचती है, पहले कैसे पहुंचाई जाती थी, अगर चिट्ठी में हम पता नहीं लिखें तो कैसे पहुंचेगी, नाम ना लिखें तो कैसे पहुंचेगी। बहुत सारी चीजें हैं जो इस पाठ में हम समझेंगे। तो कैसे शुरू करेंगे इस पाठ को? देखिए क्या है। अपनी 10-12 साल की जिंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। भाई हम लोग के सिलेबस में भी आ चुके हैं लेटर्स, तो आप सभी ने कुछ ना कुछ पत्र जरूर लिखे होंगे। वे पत्र आपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचे होंगे, ये बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि अब यहाँ पर क्या है, आप इतने बड़े हो गए हैं अभी तक, तो जाहिर सी बात है आपने अभी तक अपनी लाइफ में कई लेटर्स लिखे होंगे, उनमें पता लिखा होगा, डाक टिकट लगाए होंगे और उसे पोस्ट किया होगा। अब ये लेटर किस तरीके से हम तक पहुंचते हैं, हम जब पत्र लिखते हैं तो हम क्या क्या प्रोसीजर करते हैं, ये सभी कुछ आप लोगों ने किए होंगे। मगर उसके बावजूद भी कुछ प्रश्न आपके मन में रहते होंगे। क्या प्रश्न है? आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? जो हम लेटर भेज रहे हैं उस पर हम डाक टिकट क्यों लगाएं? पहला क्वेश्चन क्यों होता है। उस पर हमने चिपका दिया, वो किस काम का, क्यों लगाया जाता है डाक टिकट? दूसरा क्वेश्चन है, पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? जो पता है वो एक फॉर्मेट में लिखा जाता है, पहले मकान नंबर, मोहल्ला नंबर, घर आपका, फिर जगह, स्टेट का, सॉरी क्या कहते हैं, आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये सभी चीज़ें एक स्ट्रेट लाइन में लिखी जाती हैं, एक क्रम से एक के बाद एक लिखी जाती है। तो ये ऐसे ही क्यों लिखी जाती हैं, सही पता क्यों लिखा जाता है? फिर है, जरूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाता है? अब पत्र तो डिले होता है, अगर हम मान लो कभी कभी बहुत जल्दी अगर संदेश को पहुंचाना चाहते हैं तो वो कैसे पहुंचाया जाए? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक रखते हैं। अब क्या है, अगर मान लीजिए हमने अपना घर बदल लिया तो चिट्ठी कैसे हम तक पहुंचेगी, क्या होगा? बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये जो इतने सवाल हमने अभी यहाँ पर रखे, इनमें से कुछ सवालों के जवाब हो सकता है आपको पता हो या किसी के भी ना पता हो, या खास तौर से जो लोग डाक टिकट इकट्ठा करने का शौक रखते हैं वो ये चीज़ तो जरूर जानते होंगे कि डाक टिकट का महत्व क्या है, क्यों वो लेटर पर लगाए जाते हैं। अब जरा इन सवालों के जवाब के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफे को गौर से देखो, दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। अब देखो यहां पर आपको ध्यान से देखना है, आपके पास ये पिक्चर आप लोगों की बुक में दी गई है, ठीक है? तो इसमें आपके सामने 2 लिफाफे दिए गए हैं। पहला लिफाफा आप यहां पर देखोगे, एक्सप्रेस डिलीवरी है, महात्मा गांधी जहां हो वहां, ठीक है? अब इसमें पता नहीं लिखा गया, मगर क्या है, महात्मा गांधी का नाम लिख दिया गया, और पता नहीं लिखा, उसकी जगह क्या लिखा, जहां हो वहां पहुंच जाए। दूसरा पता क्या है यहाँ पर दिया है, श्रीमान निदेशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परीक्षण परिषद, अरविंद मार्ग। ये पूरा आपके पास में पता प्लस पिन नंबर के साथ लिखा है, अरविंद मार्ग नई दिल्ली, पूरा पता लिखा गया। तो एक में आपके पास पता दिया है, दूसरे में पता नहीं दिया है। ये इस तरीके से आपके सामने 2 लिफाफे रखे गए हैं, ठीक है? अब ये आपने ध्यान से देख लिया। अब क्या है, ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है, महात्मा गांधी जहां हो वहां, वर्धा।
जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम रुकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि दो हमारे पास लिफाफे थे। हमें क्वेश्चन का पता, जो क्वेश्चन हमारे पास में था ना कि पता क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, सही पता लिखने का क्या मतलब है, तो सही पता क्या होता है। तो अब आपने एक देखा जिसमें क्या था, आपका महात्मा गांधी जहां हो वहां वर्धा। ठीक है, दूसरे में पूरा पता था आपका, बिल्डिंग नंबर से लेकर पूरा पता, मार्ग आर्ग सब कुछ लिखा हुआ था। तो अब यहाँ पर क्या था, अब आपने अगर उस पते को ध्यान से देखा होगा तो छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी भौगोलिक इकाई। अब इसका क्या मतलब है हम आपको समझाते हैं। छोटी भौगोलिक मतलब सबसे छोटा, अगर मान लीजिए आप सबसे जगह देखेंगे, अगर आप इंडिया से देखना शुरू करोगे तो सबसे छोटा क्या होगा, हमारा घर होगा। तो हमने सबसे छोटी भौगोलिक इकाई ली, हमारा घर, घर का नंबर लिया। उससे बड़ा हमारा क्या हुआ, हमारी सोसाइटी या मोहल्ले का नाम हुआ, हमने वो लिखा। उससे बड़ा हुआ हमारी गली का नाम, हमने गली का नाम लिखा। फिर उसके बाद ये सब जिस एरिया में पड़ रहा है हमने उस एरिया का नाम लिखा। फिर गांव या शहर का नाम लिखा। फिर उसके बाद हमने राज्य का नाम लिखा। राज्य के साथ ही हमने पिन कोड लिख दिया। तो क्या हुआ, सबसे छोटा हमारे घर से लेकर हमने स्टेट तक पूरा बड़ा, यानी कि छोटी भौगोलिक इकाई से लेकर बड़ी भौगोलिक इकाई तक का हमने इस तरीके से लिखा ये चीज। और हमेशा एड्रेस याद रखिएगा, इसी फॉर्म में ही लिखा जाता है। तो जो आखिर में जो नंबर लिखा रहता है ना, वो पिन कोड नंबर होता है। क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, पिन कोड नंबर। हर एरिया का अलग अलग पिन कोड नंबर होता है। अब क्या दिया, हर जगह को एक पिन कोड दिया जाता है। देखिए हमने बताया ना अभी, यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। अब सबसे पहले पिन कोड क्या है, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, ठीक है, तो दिल्ली छोटी जगह है, दिल्ली तो बहुत बड़ी जगह है, बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हर एरिया को एक अलग पिन कोड दिया गया है। ठीक है, आप कभी भी अगर सिर्फ मान लीजिए एड्रेस नहीं है, अगर पिन कोड भी होगा तो पिन कोड उस एरिया तक लेटर पहुंच जाएगा। ये एरिया का पिन कोड है, इस एरिया तक। तो पिन कोड इसीलिए लिखा जाता है कि मान लीजिए सही एरिया तक, आइडेंटिफिकेशन तक लेटर नहीं पहुंच पाता है, तो अगर पिन कोड लिखा है तो उस एरिया तक पहुंच जाएगा। जब एरिया तक पहुंच गया तो भाई गली भी पहुंच जाएगा, मोहल्ला, आपके घर तक भी पहुंच जाएगा, क्योंकि वो आपने बाकी लिखा हुआ है, गली, घर का नंबर, ये सब आपने लिखा हुआ है। अगर आपने जगह नहीं लिखी है तो जगह क्या होगा, वो पिन कोड तक। ये इसलिए पिन कोड की जरूरत, बहुत जरूरत होती है। अब क्या दिया है, जरूरत क्या है, आखिर पिन कोड की जरूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। देखिए बात सही है, बहुत से ऐसे हैं जो सिमिलर है, बहुत सारी जगहों पर होते हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छापने वाले कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जा सकते हैं। तो पिन कोड से क्या होता है कि जैसे एक जैसे दिखने वाली जगहें हैं तो वो कंफ्यूज नहीं होंगे। पिन कोड, क्योंकि दोनों जगहों का पिन कोड अलग अलग होगा, तो वो उस जगह पे पड़ जाएगा। अब ये इन पिन कोड की जगह क्या होता है, भाई एक जगह बहुत सारे लेटर आ जाते हैं, बहुत सारे लेटर आ गए, अब उनको सब करना है, तो ये पिन कोड, एक एक एड्रेस पढ़ने में तो टाइम लगेगा। पिन कोड से फटाफट वो सारे अपनी अपनी जगह पहुंच जाते हैं। मान लीजिए एक दिल्ली का बंच है, दिल्ली में रोहिणी का है, आपने बताया एक में दिल्ली में रोहिणी का हुआ, एक अरविंद मार्ग का हुआ, फिर एक आपका संजीव नगर का हुआ, तो बहुत सरोजनी मार्केट का हुआ। तो क्या होगा, सबका पिन कोड अलग अलग है। तो अब पिन कोड क्या होगा, फटाफट यहाँ पे है पिन कोड, पूरा एड्रेस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो डाक छांटते हैं ना, अलग अलग करते हैं एरिया की, उनको आसानी हो जाती है और फटाफट सही जगह पर वो लेटर्स लग भी जाते हैं। वहां से आता है, पोस्टमैन अपने एरिया की पोस्ट उठाएगा और बांटने के लिए चल देगा। तो ये पिन कोड का होना बहुत जरूरी होता है।
अब क्या है, पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की थी। तो अब देखिए, ये आपको ध्यान रखना है कि पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को हुई थी। ये चीज ध्यान रखनी हो। किसने की थी? डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की थी। क्या किया था? पोस्टल नंबर योजना। क्या होता है? पिन, PIN। तो इसका वो क्या है? पोस्टल नंबर योजना। फिर है, जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब क्या है, जो ऊपर हमने अभी पत्र देखा उसमें पिन कोड नहीं था, इवन एड्रेस भी नहीं था, लेकिन तब भी वो गांधी जी तक वो पत्र सभी पहुंच जाया करते थे। ये चीज हुआ करती थी। फर्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। अब क्या है चीज है, हम आपको बता दें क्या है। ये जो पिन कोड है, पिन कोड नहीं था गांधी जी के पास। जो गांधी जी को लेटर लिखा गया था उसमें नहीं। अब क्यों नहीं था? उन तक कैसे पहुंचेगा जब एड्रेस नहीं था? गांधी जी एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, ठीक है, पूरी इंडिया में एक ही व्यक्ति। तो अब अगर उनका, मान लीजिए वो इस समय गुजरात में थे जब ये लेटर लिखा गया, तो उस समय वो गुजरात में थे। अब ये लेटर पहुंचा जाके कहाँ? दिल्ली। तो अब दिल्ली वाले व्यक्ति को, जो डाक खाने वाला है, उसको ये पता है कि ये लेटर जाना है महात्मा गांधी को, क्योंकि वो मशहूर व्यक्ति हैं। अगर एड्रेस नहीं है तो भी, तो वो क्या करेगा? वो उस लेटर को गुजरात तक गांधी जी के पते पर पहुंचा देगा। क्यों? क्योंकि वो मशहूर व्यक्ति होने के कारण उन तक वो लेटर बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। तो यहां पर हमने देख लिया। अब क्या है, अब हम देखते हैं कि पिन कोड क्या है। पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर, यानी कि पोस्टल इंडेक्स नंबर है। तो पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है। पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है पिन। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। कितने अंकों का होता है? 6 अंक, यानी कि 6 डिजिट का नंबर, 6 डिजिट का नंबर होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है, यानी कि जो भी नंबर है उसका स्थानीय अर्थ होता है। कैसे? आपको बताते हैं। उदाहरण के लिए NCERT क्या है? NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखे अंक हैं 110016, ठीक है। तो अब क्या है, इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक ये बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। पहला अंक यानी कि नंबर 1। इस नंबर 1 से हमें ये पता चलता है, क्योंकि ये नंबर 1 इन एरिया को प्रोवाइड किया गया है। क्या पता चल रहा है? ये दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करता है कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। दूसरा कोड है 10। ये क्या तुरंत बता देता है कि ये दिल्ली का है। बाकी स्टेट अलग हो जाते हैं, हमें क्या बता देता है? ये दिल्ली का है। अब क्या है, अगले 3 अंक यानी कि 016 दिल्ली उप क्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। यानी कि ये उस एरिया का, दिल्ली के उस एरिया का है जहां पर ये डाक जानी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कोड डिवाइडेड रहते हैं। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। जहां आपका स्कूल है, अब आपको टास्क दिया जा रहा है, आपको उस एरिया का पिन कोड पता करना है। अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। अपने घर का तो पता ही होना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल का भी पता करिए और घर का भी पिन कोड पता करिए। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड जो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर भी लिखा होगा। तो अब आप पिन कोड लाओ कहां से? सबसे बड़ी मुसीबत, हमें कैसे पता चलेगा? तो आपके एरिया का जो भी पोस्ट ऑफिस है, ठीक है, वहां जाकर आप पिन कोड पता कर सकते हैं। अब उन लोगों को पिन कोड कैसे पता है? जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी में सबका नंबर दिया रहता है ना, उसी तरह हर एरिया के लिए पिन कोड प्रोवाइडेड है। तो इसके लिए क्या है, पूरी एक डायरेक्टरी बना दी गई है, उसमें हर एरिया का पिन कोड। उसके अंदर, भाई इंडिया इतना बड़ा देश है
है ना, इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री में इतनी सारी जगह हैं, तो जाहिर सी बात है डायरेक्टरी भी मोटी होगी। तो सबका पिन कोड दिया। अब इसके अलावा हमारे एरिया में अगर कोई पोस्ट बॉक्स लगा हुआ ना, तो उस पे भी पिन नंबर लिखा रहता है। प्रमुख जगहों, शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहां कहां से मिल सकते हैं? अब आपको बताइए, अगर प्रमुख शहर या किसी जगह का पिन कोड जानना चाहेंगे तो आप कहां से पता करेंगे? जाहिर सी बात है आपको उत्तर पता चल गया है कि आप जाएंगे कहां? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में डायरेक्टरी रहती है और वहां से आप किसी भी शहर कहीं का भी पिन कोड पता कर सकते हैं। तो आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे, अपने स्कूल का पिन कोड और अपने एरिया का पिन कोड पता करेंगे कि क्या है पिन कोड हमारे एरिया का। बहुत पुराने समय में, अब देखिए हमने तो देख लिया कि भाई किस तरीके से पिन कोड का महत्व है, एड्रेस का महत्व है, टिकट भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये टिकट जो हम लगाते हैं ना, ये हमको एक तरीके से भुगतान कर रहे हैं पैसे। देखिए अब पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, हमारी पोस्ट को ले जाने वाला पोस्टमैन होता है ना, तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे लेटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर पहुंचा रहे हैं। तो जब हमारा वो काम कर रहे हैं तो हमें उन्हें पे भी करना पड़ेगा। तो हम उसको पे कैसे करते हैं? हम डाक टिकट खरीदते हैं, जितना लंबा डिस्टेंस होगा उसी हिसाब से डाक टिकट हमको लेना पड़ता है। तो हमने क्या तरीके से, एक तरीके के उनकी सर्विस का जो पैसा था, जो भी हमारे लेटर को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का जो भी खर्चा था, वो डाक टिकट के थ्रू हमने पोस्ट ऑफिस को अदा कर दिया। इसलिए हम जो है वो डाक टिकट लगाते हैं। अब ये तो बात हो गई लेटर्स की, लेकिन बहुत समय पहले ये लेटर्स पहुंचाने का काम कबूतर करते थे। कौन करते थे? कबूतर। तो यहाँ पर क्या दिया है, बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। यह संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है। हर कबूतर नहीं, जो संदेश पहुंचाते थे वो कबूतर अलग होते थे। तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे। अब जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। तो कबूतर भी पहुंचाते थे, लेकिन हरकारे भी पहुंचाते थे चिट्ठियों को। अब ये हरकारे क्या होते हैं भाई? जैसे पोस्टमैन है भाई पोस्ट ऑफिस, एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस तक पोस्ट ट्रेन से, एरोप्लेन से या गाड़ियों से इस तरीके से जाती है, इन सब थ्रू से। लेकिन पहले जब ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, तब क्या होता था? तब हरकारे जो हैं वो लेटर्स को लेकर जाया करते थे, पत्रों को लेकर जाया करते थे। क्या होता था, एक आदमी होता था, वो पत्र ले लेता था और सारा रास्ता पैदल तय करता था। तो भाई बहुत मुश्किल होता होगा, जाहिर सी बात है, इतना दूर पैदल चलना, एकदम दुर्गम रास्ते, और दुर्गम मतलब बहुत ही कठिन जगहें होती थी, मौसम खराब होता था, बहुत तरीक़ों की परेशानियां होती थी। तब भी वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पैदल चल के जो है वो ये रास्तों को तय करते थे। वो क्या कहलाते थे? हरकारे। तो क्या करते थे काम? चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते। राजा महाराजों के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे, घुड़सवार भी हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू लुटेरे या जंगली जानवरों की चपेट में आ जाने का हर डर हमेशा बना रहता था। तो खाली आपको लेटर ही नहीं पहुंचाना है, उन लेटर्स को भी संभाल कर सुरक्षित रखना है, क्योंकि अगर डाकू आ जाएंगे तो भाई मार के लूट ले जाएंगे, जानवर आएंगे तो भी वो सारा डाक खराब कर देंगे। तो हमेशा इस चीज़ का डर बना रहता था, अपनी खुद की जान का भी और लेटर्स के खो जाने का भी। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर है। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है, तो वो उन जगहों पर जो है लेटर पहुंचाने का काम अभी भी जो हरकारे होते हैं, यानी कि पैदल उन रास्तों को पूरा करते हैं। बहुत पहाड़ी इलाके होते हैं, ऐसे रास्ते हैं जहां पर गाड़ियां नहीं चल सकती, तो उन रास्तों पर अभी भी हरकारे ही पत्रों को पहुंचाते हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड के पदम यानी जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। अभी भी ऐसी बहुत सी जगह हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं।
डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। तो अभी अगर आधुनिक समय में हम देखें तो लेटर पहुंचाने के बहुत सारे साधन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जहाज, पानी का जहाज, हेलीकॉप्टर, बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं। इवन डाक विभाग भी बहुत तरह की चीजें ईमेल के थ्रू भी लोगों तक पहुंचाती है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। तो अब देखिए, जहां लेटर कहां था, पहले कबूतरों के द्वारा पहुंचाया जाता था, हरकारों द्वारा पहुंचाया जाता था, और अब क्या है, हवाई जहाज यानी एरोप्लेन के माध्यम से भी पत्रों को पहुंचाया जाता है। तो कबूतर से लेकर एरोप्लेन तक का सफर चिट्ठियों ने तय किया है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती हैं। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। तो अब क्या है, कबूतर जो है उनको पहले ट्रेनिंग दी जाती है। अब ट्रेनिंग, हर कबूतर जो है वो डाक नहीं पहुंचा सकता। तो दो प्रजातियां हैं जिनको प्रशिक्षित किया जाता है, यानी कि उनको ट्रेनिंग दी जाती है लेटर्स को पहुंचाने की। तो ये दो प्रजातियां कौन सी हैं, गिरहबाज और हुमर। इन दो प्रजातियों यानी कि ये दो जो किस्म होती हैं कबूतर की, इनको ट्रेनिंग देकर पत्र पहुंचाने का काम करते हैं। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। तो अब देखिए, कबूतर को रास्ता कैसे पता होगा? अब इसका ही प्रशिक्षण उन लोग को दिया जाता है। अब इसका एक तरीका हम ये भी देख सकते हैं, प्रवासी पक्षी, बहुत दूर से, दूर दूर देशों से पक्षी हमारे देश में आते हैं। अब इनको रास्ता कैसे पता होता है? ये सभी अपने रास्ते को खुद तय करते हैं, खुद पता करते हैं। तो ये इनकी इंस्टिंक्ट होती है। इनको जो है ये भौगोलिक स्थितियों के जरिए आपको, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के जरिए, बहुत सारी चीज़ों के जरिए ये अपने रास्ते के बारे में जानकारी रखते हैं कि इनको कहाँ जाना है। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। मतलब आज के समय में भी उड़ीसा पुलिस इन कबूतरों का इस्तेमाल करती है बहुत ही दुर्गम इलाकों में पत्रों को पहुंचाने के लिए। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। तो क्या है, ऐसी बहुत सी चीजें जो हमें फट पहुंचानी है, रास्ते बहुत मुश्किल हैं, तो कबूतर इन सभी पत्रों को बहुत जल्दी पहुंचा देते हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो इन कबूतरों को पैसा ज़्यादा नहीं देना पड़ता। किसी आदमी से पहुंचाएंगे तो उन्हें पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, कोई व्हीकल इस्तेमाल करेंगे तो भी उन्हें पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि इन कबूतरों पर ज़्यादा खर्च नहीं आता। ये कबूतर 15-20 साल तक जीते हैं और काम करीबन 8-10 साल आराम से कर लेते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफर कर सकता है। मतलब उड़कर, अगर अच्छा हष्ट पुष्ट है, बढ़िया हेल्दी है, तो वो 1000 किलोमीटर का एक दिन में सफर कर लेता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। तो क्या होता है, कबूतर को बाज पकड़ लेता है। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट खबर हमें देनी तो क्या होता है, वो खबर 2 कबूतरों के जरिए पहुंचाई जाती है। मान लीजिए अगर एक कबूतर को बाज ने पकड़ लिया तो दूसरा कबूतर क्या है, वो खबर को जल्द से पहुंचा देगा। शायद ये पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। अब आपको यहाँ पर क्या है, एक ऐसे कबूतर की कहानी बताई जाएगी जो दूसरे विश्व, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो है पत्रों को पहुंचाने का कार्य करता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट के में अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम
है। किताब का नाम क्या है? ग्रे नेक, और किताब के हीरो का नाम भी है ग्रे नेक। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। ये रहा उनका पता। तो ये बुक क्या है? इंग्लिश में छपी है। अगर आप इसे हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो आपसे बोला गया है कि आप एक लेटर लिखिए। किसको? नेशनल बुक ट्रस्ट को आपको ये लेटर लिखना है। पता क्या दिया है? पता है नेहरू भवन, 5th इंस्टीट्यूशनल एरिया, फेज 2, बसंत कुंज, नई दिल्ली। पिन कोड है 110070। तो ये आपको पता दिया गया है। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हो हिंदी में तो आपको ये लेटर लिखना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसी पार्ट को या इससे रिलेटेड कोई और पार्ट को भी पढ़ना चाहते हैं तो आप आइए हमारे चैनल magnetbrain.com पे। इसमें अपनी आप क्लास सिलेक्ट करेंगे, क्लास 5th सेलेक्ट करते ही आपके सामने 5th में पढ़ाए जाने वाले सभी सब्जेक्ट सामने होंगे। तो आपको सिलेक्ट करना है हिंदी जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आप, आपके सामने हिंदी बुक यानी कि रिमझिम की प्लेलिस्ट होगी। जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपके सामने टॉपिक्स आएंगे। जो भी टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं उन्हें क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए और अपनी स्टडी को आसान बताइए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।